अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सफ़ी खान हियर। ओके सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे अपना जो रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर, पहला चैप्टर फिजिक्स 1 का, महाराष्ट्र बोर्ड का, जो हमने स्टार्ट किए थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग ने देखे थे। उसका डिफरेंस बिटवीन तक हम लोग ने देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये दो टाइप के फोर्स है। ओके, अब ये दो टाइप के फोर्स क्या होता है? देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग ने पीछे देखे, राइट देखे कि नहीं देखे? अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखे तो पहला पार्ट 1 वो वीडियो देख लो आप लोग, देन आप लोग को ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? जो अलोंग द रेडियस होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? तो एक्सेलरेशन, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 11th में पहला चैप्टर देखे होंगे। 11th का पहला चैप्टर क्या कहता है? 11th का पहला चैप्टर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, तो वही चीज है। देखो यहाँ पे, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था, आप लोग को याद होगा तो, ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ पहली फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये होगा कि नहीं होगा? तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स वही है, CPF लिखा हुआ नीचे, फोर्स के नीचे क्या लिखा? CPF, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, अपने लिए नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट ये समझने के लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, बिकॉज आगे आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फुगल भी आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे FCPF लिखा मैंने। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये कहां से बना? सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इसी रहेगा, एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस किस रहेगा? क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो द फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन is called as centripetal और रेडियल फोर्स। ठीक है, वेर आर के अपना रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो माइनस हट जाएगा, जैसे पीछे हट गया था, तो माइनस हट के प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर बोलो या एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, है ना। आर ओमेगा स्क्वायर को हम लोग वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हम लोग पढ़े हैं, उसको मैं वी ओमेगा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर या एम वी ओमेगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी क्या रहेगा? टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा, सेंटर के करीब आएगा। और डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स, रेडियस के साथ रहेगा बट टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। सिंपल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वही था। ठीक है, नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अपोजिट क्या होते हैं? डायरेक्शन इसका क्या होगा? अलोंग द रेडियस होगा बट अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन क्या होता है? जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? जो अवे फ्रॉम द एक्सेलरेशन होगा, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेंट्रीपिटल फोर्स के उतना ही होगा, लेकिन टू द रिजल्टेंट रियल फोर्स बट डायरेक्टेड अपोजिट मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट अगर डायरेक्शन की बात करूंगा तो एक टूवर्ड द सेंटर आता है तो एक अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा? ये माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में ही है ना, ओमेगा और आर, सॉरी फोर्स और आर जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए प्लस आएगा, क्योंकि रेडियस भी ऐसे ही आता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लस आया। यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, बट यहाँ पे माइनस था बिकॉज ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव क्योंकि ये एक दूसरे के सेम है, अब दोनों अवे फ्रॉम द सेंटर जाते हैं। ओके, अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं पॉजिटिव का नेगेटिव अपोजिट नहीं होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम वी ओमेगा बोलो। ठीक है, तो ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स
एंड ये एक टाइप का सीडो फोर्स है अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एंड सेंट्रीफुगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग को अगर जस्ट नोट के लिए लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, पहला इसका ले लो, या फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो, दूसरा आप इसका ले लो। ठीक है, नाउ अभी हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग ने यूसीएम और नॉन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में डिफरेंस पढ़े थे, देखे भी थे, और उसको डिफरेंस मैंने लिखाया भी था। क्यों लिखाया था? क्योंकि 2 मार्क्स के लिए अगर पूछ लेंगे तो आप लोगों को लिखने आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन। वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, होप सो। तो डिफरेंस अगर पूछ लिया तो डिफरेंस के लिए क्या लिखोगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन के लिए ये 4 पॉइंट लिखा हूं। ठीक है, ये चारों पॉइंट अगर आप लोग का पूछा एग्जाम में, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में पूछा, तो आप लोग ये 4 पॉइंट लिख देना, सिंपल है। ओके, नाउ अभी हम लोग आगे चलते हैं डेरिवेशन के करीब। ये डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर ही डेरिवेशन अभी करेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर हम डेरिवेशन करेंगे। कितने डेरिवेशन है? 3 डेरिवेशन है। कितने डेरिवेशन है? 3 डेरिवेशन है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही डेरिवेशन करेंगे, पहला एंड सेकेंड। थर्ड वाला डेरिवेशन हम लोग थर्ड पार्ट में करेंगे, बिकॉज इट इज अ थर्ड, दैट्स व्हाट थर्ड पार्ट। ओके, तो लेट इट बी। तो हम लोग पहला डेरिवेशन करेंगे एंड सेकेंड डेरिवेशन। ये 3 डेरिवेशन में से मोस्टली आता है क्वेश्चन, ये आप लोग मान के चलो, समझ में एग्जाम में आएगा ही आएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन जो हम लोग 2 देख चुके हैं, एक यूनिफॉर्म और एक सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, इन दोनों में से भी कोई एक डिफरेंस आ सकता है। ओके, तो आप लोग याद करते चलो। ओके, तो पहला डेरिवेशन है जिसका नाम है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मतलब व्हीकल बोलो तो गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चल रही है। ठीक है, लेट्स सपोज करो ये गाड़ी है, ये इसके ऊपर क्या हो रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रही है। अब मैं इसका ना यहाँ का सेक्शन देखूंगा। मैं अभी फिलहाल ऊपर से देख रहा हूँ, आप लोग भी ऊपर से देख रहे हो, तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसके यहाँ से देखूंगा, बोले तो पीछे से ऐसा देखूंगा, पीछे से देखूंगा, यहाँ से समझ में आ रहा है कैसा देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ डेरिवेशन का। ये पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का, फिजिक्स 1 का पहला डेरिवेशन देखो। यहाँ पे देखो, ये कार है, ये सेंटर है। सेंटर क्या है समझ में आ रहा है ना? क्या सेंटर? देखो, इसलिए मैंने पहले ये बनाया आप लोग को। ये कार है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है। सर्कुलर मोशन करेगी तो सर्कुलर बना रही तो मतलब रेडियस भी रहेगा। और इसके पीछे से देख रहा हूँ, पीछे से वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये ऐसा ऐसा पूरा घूमेगा। पूरा बनाया नहीं मैंने, ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं बना हुआ इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, तो ये हमारा व्हीकल है, कार है, ये इसका टायर है। ठीक है, नाउ ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, नाउ देखो अब ये कार का वेट किधर जाएगा? कार का वेट किधर जाएगा? नीचे। वेट किधर जाता है हमेशा? वेट, मास जिसको बोलते हैं, मास बोलो वेट बोलो, किधर जाएगा? नीचे जाएगा। एम जी, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ उसके बाद देखो, एक ये वेट जो है, ये वेट को मेंटेन करने के लिए ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, जिसको मैं नाम दे दूंगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों? नॉर्मल रिएक्शन तो कभी देखे ही नहीं। वेट को आप लोग पूछेंगे, वेट तो हम लोग, चलो ठीक है, वेट हम लोग मानते हैं, वेट देखे, नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग कभी देखे नहीं। तो याद रखो, हमारे ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तभी हम जमीन पे यहाँ पे ठहरे हुए हैं। समझ में आया? अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा तो ये एमजी तो उसको जमीन के अंदर घसीट लेगा, है ना? ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो आप जमीन के अंदर घसीट लेगो ना। अभी लेट सपोज करो, चलो आप लोग वो गेम तो खेलते होंगे ना, नाम नहीं याद आ रहा वो गेम का नाम क्या था, बट रस्सी पकड़ के खींचना, एक यहाँ से खींचता है, एक यहाँ से खींचता है। अब मुझे बताओ, वो साइड से कोई है ही नहीं और यहाँ से पूरी पब्लिक रस्सी घसीट रही, तो ये जो सेंटर जो रहेगा वो किधर चले जाएगा? इधर चले जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर चले जाएगा ना। तो क्या हम लोग गाड़ी को रोड के अंदर डालना है क्या? नहीं ना, तो अपन को रोड के ऊपर चलाना है ना गाड़ी। तो वेट जो है उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर लगता ही लगता है, सबके ऊपर, हमारे ऊपर भी है। समझ में आया? नाउ ये 2 फोर्स के बारे में समझ में आया, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, राइट? अब बनाओ यहाँ पे ना
टायर है, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन भी होगा। अब व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन बहुत लोग को नहीं मालूम, तो फ्रिक्शन बता देता हूँ। देखो, हमारे पैर और जमीन के बीच में भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, दैट्स वाई हम लोग मूव कर पाते हैं, हम लोग चल पाते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई इंसान चल रहा है, ओके, कोई इंसान चल रहा है, अगर मैं उस इंसान के ऊपर चल रहा है तो ठीक है, वो गिरेगा नहीं। लेकिन वही इंसान के जहां पे वो चल रहा है वहां पे मैं ऑयल डाल दूं, क्या डाल दूं? ऑयल, तो क्या वो इंसान गिरेगा या नहीं गिरेगा? ऑब्वियसली गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लेस हो गया। पैर और जमीन के दरमियान जो फ्रिक्शन था, वो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन लेस हो गया। फ्रिक्शन लेस बोले तो जो जो रफ सरफेस है ना, वो अब स्मूथ सरफेस हो गया। स्मूथ बोले तो अब स्लिप करेगा, वो स्लिप करेगा तो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो टायर और रोड के दरमियान भी, बीच में भी फ्रिक्शन होता है। क्यों होता है? ताकि स्लिप ना हो, समझ में? अब वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह, फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो हमारा ये डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सर्कल कहाँ, क्योंकि हमारा कार कहाँ घूम रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स वाई इस पे भी इसका ये डायरेक्शन है। समझ में आया? ठीक है, तो तीन फोर्स है, वेट, नॉर्मल डायरेक्शन उसको बैलेंस करेगा, और यहाँ पे एफ एस, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स या फिर स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो फोर्स है उसको बोलते हैं स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कुछ भी नाम से दे सकते हो। ओके, तो तीन ही फोर्स है, राइट। अब देखो, एन इजिकल टू क्या होगा? एम जी होगा। एफ एस इजिकल टू क्या होगा फिर? एफ एस इजिकल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? आप लोग का क्वेश्चन होगा, क्यों? क्यों भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों? तो मैं बोलूंगा देखो इसका डायरेक्शन किधर है, यहां से कहां जा रहा है वो? टुवर्ड्स द सेंटर। और टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या होता है? कौन सा फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाता है? हाँ, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? कोई भी सेंट्रीफ्यूगल मत बोलना प्लीज, मैं अभी पढ़ाया हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ में आया? तो एफ एस इजिकल टू किसका वैल्यू होगा? सेंट्रीपिटल के इक्वल होगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे तो आप लोगों को समझा दिया, लेकिन एग्जाम में तो लिखा है वट आती ना, तो इसलिए नोट्स भी बनाया हूँ, तो आप लोग रीड करता हूँ मैं नोट्स को। ठीक है, इसको डायग्राम बना लो आप लोग। नाउ कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। जो है डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में। ठीक है, हैविंग अ रेडियस आर, उसका रेडियस कितना है? आर है, विथ सी एज अ सेंटर ऑफ ट्रैक। ट्रैक का सेंटर क्या है? सी है। ठीक है, नाउ इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कार, कितने फोर्स? तीन फोर्स। वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन एन वर्टिकली upwards that balances the weight. Okay, third force, force of static friction that is fs between road and the tires। होना भी चाहिए, नहीं होगा तो फिर कैसे हो रहा है वो? ठीक है, तो एन इजिकल टू क्या है? एम जी। कैसे? सिंस हम लोग को मालूम है एन इजिकल टू एम जी होगा, है ना, इसके इक्वल ही होगा ना। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो फिर लेट सपोज करो एम जी बड़ा हो गया, एन छोटा हो गया, एम जी बड़ा हो गया, तो जमीन के अंदर घसीट लेगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये छोटा है। और अगर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये तो फिर हवा में उड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जमीन पे रहने के लिए टायर को, कार को रोड के ऊपर रहने के लिए एन शुड बी इक्वल टू एम जी, राइट। तो लॉजिक से आया, एन इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? विच एक्ट्स एज अ रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, that is formula is mv square divided by r। इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, एफ एस अपॉन एन एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई एम जी। ठीक है, ये m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एफ एस डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी, इक्वेशन नंबर 3। समझ में? नाउ फॉर अ गिवन ट्रैक रेडियस आर इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे आर कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी लेट्स सपोज करो कांस्टेंट है, तो एम जी इज इक्वल टू एन इज कांस्टेंट। थस एज द स्पीड v इंक्रीजेज, तो अगर मैं v को इंक्रीज करूंगा, स्पीड को इंक्रीज करूंगा, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ एस ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो एफ एस शुड, एफ एस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वी स्क्वायर है तो वी इंक्रीज ही होगा। तो एफ एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, एफ एक्स मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला, स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, वेर एज म्यू एस क्या है अपना? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, इसकी वैल्यू होती है
0 से लेकर 1 के दरमियान, मतलब 0.5, 0.3, 0.2 ऐसा होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। एट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एम एफ एस मैक्स दैट इज ये डिवाइड बाय एन अगर मैं करूंगा, मतलब ये जो कर रहा हूं क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्स डिवाइड बाय एन क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा, ओके। और म्यू एस कहाँ पुट करूंगा, मैं यहाँ पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी हो जाएगा, आर जी उधर भेज दूंगा, म्यू एस अपॉन एन क्या है, एन है, तो वी तो क्या हो जाएगा ये वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। मुझे वी मैक्स स्क्वायर नहीं मालूम करना, मुझे वी मैक्स मालूम मतलब स्पीड मालूम करना। देखो तीनों डेरिवेशन में कितना क्या चीज मालूम करना है, वेलोसिटी ही मालूम करना है। क्या चीज मालूम करना है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वी मैक्स स्क्वायर मिला, वेलोसिटी मिला है लेकिन स्क्वायर में नहीं चाहिए, स्क्वायर मेरे को स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये फॉर्मूला बना, पहला डेरिवेशन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट। सिंपल डेरिवेशन था, कुछ भी इसके अंदर वो नहीं था। तो अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखोगे ना आप लोग और समझोगे मेरी बात को और नोट्स भी बनाते चलोगे रुक रुक के वीडियो को पॉज करते, तो आप लोग का इजीली हर डेरिवेशन अच्छे से हो जाएगा। विथ नोट्स के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, ओके। जितना ही रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लो। ये हो गया, ठीक है। नाउ ये भी ले लो, ये हो गया। नाउ इसको भी, ठीक है ना, इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट, या तो वीडियो को रोक के लिख लो ना, इसको भी ले लो, राइट। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन कंप्लीट। अब हम लोग जाते हैं अपने सेकंड डेरिवेशन जिसका नाम है वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। समझ में आया, मौत का कुआं, मौत का कुआं। तो आप लोग ने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे कि एक कंटेनर के अंदर बाइक राइडर जो होते हैं, या कार राइडर बोलो जो भी है, बाइक, ज्यादातर बाइक को मैं देखा हूँ। बाइक राइडर जो होते हैं वो देखो कंटेनर के अंदर, सिलेंडर के अंदर बाइक घुमाते रहते, स्टंट करते रहते, करते कि नहीं करते। वैसे ही देखो ये कंटेनर है, सिलेंडर है, इसके अंदर बाइक राइडर ये है, ये अपना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं करते ना वो लोग, गोल घूमते रहते अंदर। तो वहां पे मुझे वो बाइक का वेलोसिटी मालूम करना है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि मिनिमम की, जिससे वो स्लिप ना हो, क्योंकि स्लिप हुआ तो काम हो जाएगा उसका, वन मिस्टेक गेम ओवर, ठीक है। तो वो वेलोसिटी कितनी होना चाहिए वो हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। तो चलो इधर पे भी वही करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसका वेट किधर जाएगा, नीचे जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा, अरे नॉर्मल रिएक्शन तो इधर है, आप लोग बोल पूछेंगे ये, तो मैं अब यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को पूरा गेम। देखो वेट जो है वो हमेशा नीचे ही होता है, राइट। नॉर्मल रिएक्शन mg को हमेशा बैलेंस करेगा, रॉन्ग। ये जरूरी नहीं कि mg के इक्वल में अपोजिट में होगा, वो इसको बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन के लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट द हेड ऑफ द ह्यूमन विच इज इनसाइड द कार और एट द बाइक, मतलब जो इंसान कार चला रहा है या जो बाइक चला रहा है उसका जो सर का डायरेक्शन होगा, उस सर का डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अभी लेट सपोज करो ये कार है, ये कार के अंदर इंसान सही इधर सीधा बैठा हुआ ना, ऐसा भी मैं बताता हूँ, देखो अभी बताता हूँ। ये कार है, ये टायर इसका है नहीं बट सपोज कर लो ठीक है। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन इसका किधर रहेगा, तो देखो ये इंसान, इसके कार के अंदर इंसान कैसा बैठा रहेगा, ऐसा बैठा रहेगा या फिर ऐसा बैठा रहेगा, तो ऐसे ही बैठा रहेगा, ठीक है। इसका सर का डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर। नाउ एक और एग्जांपल, अभी मुझे बताओ, ये कंटेनर था हमारा दूसरा वाला डेरिवेशन, यहाँ पे बाइक राइडर था। बाइक राइडर कैसा खड़ा हुआ है, उसका जो बाइक है वो कैसी ऐसी है ना, मेरे को बाइक बनाने नहीं आता बट बना देता हूँ। बाइक ऐसी है, मतलब दो टायर ऐसे है उसके, राइट। तो उसका सर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इधर ही होगा सर का डायरेक्शन। बाइक ऐसे चला रहा है ना वो, तो सर का डायरेक्शन इधर ही होगा उसका। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ और अच्छे से समझेगा। ये बाइक है, बाइक ऐसा घुमा रहा है वो, तो उसका सर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। दैट्स व्हाई नॉर्मल डायरेक्शन किधर आया, यहाँ पे आया। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है।
समझ में आया? तो याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन के लिए यू हैव टू रिमेम्बर द हेड ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच इज इनसाइड द कार और एट द बाइक। ओके, नाउ नॉर्मल रिएक्शन इधर आ गया, तो एक फोर्स और बचा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बचा, राइट? किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। वो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे ये हो गया ना, तो तीसरा जो बचेगा वो ऑब्वियसली यहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना भाई, नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? ओके, तो एन इधर चला गया, एफ एस ऊपर और mg नीचे, ये इसका सेंटर और ये इसका रेडियस रहेगा। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा? mg, और एन इज इक्वल टू क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर जा रही है। ओके, तो इसका भी पढ़ लेते क्या दिया हुआ देखो। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, और देख लेते हैं। वेट mg acting vertically downwards, force of static friction acting vertically upwards between vertical wall and the tires। ओके, तो mg इज इक्वल टू क्या होगा? fs, इक्वेशन नंबर 1। और नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा किसके इक्वल रहेगा? सेंटीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। In order to continue the horizontal motion, fs should be always less than or equal to mu s into n। देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो म्यू एस एन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, वो इसके इक्वल होना ही चाहिए। अगर ये इसके इक्वल या इसके लेस देन रहा तो भी चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम भी रहा तो भी चलेगा। देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो ना उसको जितना हो सके ना कम रखने की कोशिश किया करो। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एफ एस शुड भी जितना हो सके कम करने की कोशिश किया, और इक्वल रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखा? एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इक्वल रहेगा तो भी चलेगा, चल जाएगा, और लेस देन रहेगा तो और चलेगा, अच्छा चलेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे इससे पहले वाले डेरिवेशन में क्यों नहीं किए? तो उसके पहले वाले डेरिवेशन में कोई वो नहीं था, हार्ड एंड वो नहीं था, मतलब कि लेस देन नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, कार वो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे गिरने का चांस है, क्योंकि मौत का कुआं है ना, वेल ऑफ डेथ है ना, तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन अच्छी रखना पड़ेगा, इक्वल भी रखना पड़ेगा और लेस देन भी रखना पड़ेगा, ताकि अगर जितना हो सके कम करने की कोशिश करे तो कम भी कर सकते हैं। ओके, तो एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, एफ एस का फॉर्मूला क्या है? mg, mg को यहाँ पुट करो, म्यू एस ऐसी रहेगा। एन का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर डिवाइड बाय फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मिला मुझे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मिला। अब mm कैंसल, g लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर मुझे मालूम करना है, स्पीड ही मालूम करना है दोनों तीनों डेरिवेशन में। दूसरा डेरिवेशन जो अभी चालू है, तो वी स्क्वायर को एक साइड रख दो, दैट इज ग्रेटर देन की साइड रहेगा। वो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की साइड इज इक्वल टू ये आर जी हो जाएगा डिवाइड बाय म्यू एस। ओके, नाउ वी स्क्वायर मिला, लेकिन मुझे क्या मालूम करना है? वी मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट कर दूंगा आर जी म्यू एस। ओके, तो मिनिमम इतनी स्पीड होना ही चाहिए। अगर इससे कम स्पीड हुई तो वो बंदा जो चला रहा है, वो जो अपना स्टंट दिखा रहा है, वो गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इससे ज्यादा या इसके इक्वल होना चाहिए। मिनिमम इसलिए बिकॉज इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब बेसिकली इतना समझ कर चलो, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? इससे ज्यादा ही होना चाहिए। इससे इक्वल हुआ तो भी चलेगा, लेकिन इससे लेस हुआ तो गया, फिर काम तमाम, वन मिस्टेक गेम ओवर। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन हम लोग न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो ये दो डेरिवेशन आप लोग अच्छे से करो। इसका मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भी करा देता हूँ, तो यहाँ पे इसका डायग्राम बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके बना लो और इसको भी लिख लो। ठीक है ना, इसको भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ठीक है, इसको भी लिख लो। छोटा सा डेरिवेशन देखो, मैंने एकदम जितना पॉइंट टू पॉइंट, जितना मतलब लिखने की जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बता रहा हूँ कि आपको पॉइंट वाइज जितना लिखने की जरूरत है मैंने उतना ही लिखा हूँ। ओके, तो आपको इजी होगा। ओके, वीडियो को बार बार देखोगे ना अच्छे से, बुक लेके अच्छे से
एयरफोन लगा के या फिर एयरफोन नहीं लगाओ तो भी चलेगा, बिकॉज एयरफोन से आपका कान खराब होगा। अगर मोबाइल से वॉइस से भी अगर आप लोग को समझ में आता है तो समझो, नहीं कॉन्सेंट्रेट होता है घर पे तो आप लोग एयरफोन लगा सकते हो, ठीक है, बट हर वक्त मत लगाया करो, ओके। तो आप लोग 2 डेरिवेशन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो से। इस वीडियो में इतना ही, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा, और शेयर भी इन लोगों को कीजिए जो लोग मार्शल बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जो 12th देना चाहते हैं, या जो 11th में रह के 12th का पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करना आपका काम है, इल्म बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।